नमस्कार दोस्तों। किस्से गलियारों के आपका स्वागत करता है। आज की कहानी है सिराज। नागपाड़ा पुलिस चौकी के उस तरफ जो छोटा सा बाग है, उसके बिल्कुल सामने ईरानी होटल के बाहर खंबे के साथ लगकर ढूंढू खड़ा था। दिन ढले मुकर्ररा वक्त पर ढूंढू वहां पहुंच जाता और सुबह 4 बजे तक अपने धंधे में मसरूफ रहता। मालूम नहीं उसका असली नाम क्या था, मगर सब उसे ढूंढू कहते थे। इस लिहाज से तो ये नाम बहुत मुनासिब था कि उसका काम अपने मुवक्किलों के लिए उनकी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक हर नस्ल और हर रंग की लड़कियां ढूंढना था। वो ये धंधा करीब करीब 10 बरस से कर रहा था। इस दौरान से हजारों लड़कियां उसके हाथों से गुजर चुकी थीं। हर मजहब की, हर नस्ल की, हर मिजाज की। उसका अड्डा शुरू से ही वही रहा था। नागपाड़ा पुलिस चौकी के उस तरफ, बाग के बिल्कुल सामने, ईरानी होटल के बाहर खंबे के साथ। वो खंबा उसका निशान बन गया था। मुझे तो वो खंबा ढूंढू ही मालूम होता था। मैं जब कभी उधर से गुजरता, मेरी नज़र उस खंबे पर जरूर पड़ती, जिस पर जगह जगह चूने और कत्थे से लुथड़ी हुई उंगलियां पहुंची गई थीं। मुझे ऐसे लगता था कि ढूंढू खड़ा है और काली कांडी और सेंके की सुपारी वाला पान चबा रहा है। वो खंबा काफी ऊंचा था। ढूंढू भी दराज कद का था। खंबे के ऊपर तारों का जाल सा बिछा हुआ था। कोई तार दूर तक दौड़ता चला जाता था और दूसरे खंबे के तारों के उलझाव में मदगम हो गया था। कोई तार किसी बिल्डिंग में और कोई तार किसी दुकान में चला गया था। ऐसा लगता था कि उस खंबे की पहुंच दूर दूर तक है और वो दूसरे खंभों के साथ मिलकर सारे शहर पर छाया हुआ है। उस खंबे के साथ टेलीफोन के महकमे ने एक बक्स लगा रखा था, जिसके जरिए से वक्तन फवक्तन तारों की दुरुस्ती वगैरह की जांच पड़ताल की जाती थी। मैं अक्सर सोचता था कि ढूंढू भी उसी किस्म का एक बक्स है, जो लोगों की जिनसी जांच पड़ताल के लिए खंबे के साथ लगा रहता है। उसे आसपास के इलाके के अलावा दूर दूर के उन तमाम सेठों का भी पता था, जिनको थोड़े थोड़े वक्फों के बाद या हमेशा ही अपनी जिनसी ख्वाहिशात के तने हुए या ढीले तार दुरुस्त करने की ज़रूरत महसूस होती थी। उसे उन तमाम छोकरियों का भी पता था जो उसे धंधे में थीं। वो उनके जिस्म के हर खद्दो खाल से वाकिफ था, उनकी हर नब्ज से आशना था। कौन किस मिजाज की है और किस वक्त और किस ग्राहक के लिए मौजूद है, उसको इसका बखूबी अंदाजा था। एक सिर्फ उसको सिराज के मुतलिक अभी तक कोई अंदाजा नहीं हुआ था। वो अभी तक सिराज की गहराई तक नहीं पहुंच सका था। ढूंढू कई बार मुझसे कह चुका था, साली का मस्तक फिरेला है। समझ में नहीं आता मंटो साहब कैसी छोकरी है। घड़ी के माशा, घड़ी में तोला, अभी आग कभी पानी, कभी हंस रही है, कह कहे लगा रही है, फिर एकदम रोना शुरू कर देती है। साली की किसी से नहीं बनती, बड़ी झगड़ालू है, हर पैसेंजर से लड़ती है। साली से कई बार कह चुका हूं कि देख, अपना मस्तक ठीक कर, वरना जा जहां से आई है। आगे पर तेरे कोई कपड़ा नहीं, खाने को तेरे पास डेढ़िया नहीं, मारा मारी और धांधली से तो मेरी जान काम नहीं चलेगा ना। पर वो भी एक तुक्कम है मंटो साहब, कुछ सुनती ही नहीं। मैंने सिराज को एक दो मर्तबा देखा था। बड़ी दुबली पतली लड़की थी, मगर खूबसूरत। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी थीं। ऐसा लगता था कि वो उसके बैजवी चेहरे पर सिर्फ अपनी बड़ाई जताने की खातिर छाई हुई है। मैंने जब उसको पहली मर्तबा क्लियर रोड पर देखा, तो मुझे बड़ी उलझन हुई थी।
मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि उसकी आंखों से कहूँ, भाई, तुम थोड़ी देर के लिए एक तरफ हट जाओ कि मैं सिराज को देख सकूं। लेकिन मेरी इस ख्वाहिश के बावजूद, जो यकीनन मेरी आंखों ने उसकी आंखों तक पहुंचा दी होगी, वे उसी तरह उसके सफ़ेद बैजवी चेहरे पर छाई रही। सिराज मुख्तसर सी थी, मगर इस इख्तिसार के बावजूद बड़ी जामे मालूम होती थी। ऐसा लगता था कि वो एक सुराही है जिसमें उसके हुजूम से ज़्यादा पानी मिली शराब भरने की कोशिश की गई है, और नतीजे के तौर पर वो सयाल चीज़ दबाव के बायस इधर उधर तड़प कर बह निकली है। मैंने पानी मिली शराब इसलिए कहा है कि सिराज में तलखी थी, वही तलखी जो तेजो तद शराब में होती है। ऐसा लगता था किसी धोखेबाज ने उसमें पानी मिला दिया है कि मिकदार ज़्यादा हो जाए। मगर सिराज में निशायत की जो मिकदार थी, वैसी की वैसी मौजूद थी, और उसकी झुंझलाहट से, जो उसके घने बालों से, उसकी तीखी नाक से, उसके भिंचे हुए होठों से, और उसकी उंगलियों से, जो नक्शा नवीसों की नुकीली और तेज तेज पेंसिलें मालूम होती थीं, मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि वो हर चीज़ से नाराज़ है। ढूंढू से, उस खंबे से जिसके साथ लगकर वो खड़ा रहता था, उन ग्राहकों से जो उसके लिए लाए जाते थे, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भी जो उसके सफ़ेद बैजवी चेहरे पर कब्जा जमाए रखती थी। वो हर चीज से नाराज थी। वो अपनी पतली पतली उन उंगलियों से भी, जो नक्शा नफीसों की पेंसिलों की तरह तेज थी, नाराज थी। शायद इसलिए कि जो नक्शा वो बनना चाहती थी, उसकी उंगलियां नहीं बना सकती थी। ये तो खैर एक अफसाना निगार के तासुरात हैं, जो छोटे से तिल में सगे असवद की तमाम सख्तियां बयां कर सकता है। आप ढूंढू की जवानी सिराज के मुत्तलिक कुछ पूछिए। ढूंढू ने एक दिन मुझसे कहा, मंटो साहब, आज साली ने फिर टंटा कर दिया। वो तो जाने किस दिन का सवाब काम आ गया, और आपकी दुआ से यूं भी नागपाड़ा चौकी के सब अफसर मेहरबान हैं, वरना आज ढूंढू अंदर होता। आज उसने वो धमाल मचाई है कि मैं तो बाप रे बाप कहता रह गया। मैंने पूछा, बात क्या हुई थी? वही जो हुआ करती है। मैंने लाख लानत भेजी अपनी हष्ट पुष्ट पर कि हरामी, जब तू उस छोकरी को अच्छी तरह जानता है तो फिर क्यों उंगली लेता है, क्यों उसको निकाल कर लाता है? तेरी माँ लगती है या बहन? मेरी तो अक्ल काम नहीं करती मंटो साहब। हम दोनों ईरानी के होटल के बैठे हुए थे। ढूंढू ने काफ़ी मिली चाय पिर्ज में उड़ेली और सड़प सड़प पीने लगा। असल बात यह है कि साली से मुझे हमदर्दी है। मैंने पूछा, क्यों? ढूंढू ने सिर को एक झटका दिया। जाने क्यों, ये साला मालूम हो जाए तो रोज रोज का टंटा ना खत्म हो जाए। फिर उसने एकदम पिल्च में प्याली औंधी करके मुझसे कहा, आपको मालूम है, अभी तक कुंवारी है। यकीन मानिए, मैं एक लहजे के लिए चकरा गया। कुंवारी? आपकी जान की कसम। मैंने चाहा कि वो अपनी बात पर नज़रसानी करे। मैंने कहा, नहीं ढूंढू। ढूंढू को मेरा ये शक नागवार मालूम हुआ। मैं आपसे झूठ नहीं कहता मंटो साहब, 16 आने कुंवारी है। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए। मैं सिर्फ इसी कदर कह सका, मगर ऐसा क्यों कर हो सकता है? ढूंढू ने बड़े वसूख से कहा, ऐसा क्यों होने को नहीं सकता? सिराज जैसी छोकरी तो इस धंधे में रहकर भी सारी उम्र कुंवारी रह सकती है। साली किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती। मुझे उसकी सारी हिस्ट्री मालूम नहीं, इतना जानता हूँ कि पंजाबन है, लेमिंगटन रोड पर एक मेम साहब के पास थी, वहाँ से निकाली गई कि हर पैसेंजर से लड़ती थी। फिर भी वहाँ उसने 2-3 महीने निकाल लिए कि मडास के पास 10-20 और छोकरियाँ थीं।
पर मंटो साहब, कोई कब तक किसी को खिलाता है। मैडम ने एक दिन उसे 3 कपड़ों में बाहर निकाल किया। वहां से निकाली गई तो फारस रोड पर एक दूसरी मैडम के पास जा पहुंची। यहाँ भी उसका माथा वैसा का वैसा था। यहाँ उसने एक पैसेंजर को काट खाया। बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने यहाँ गुजारे। साली के मिजाज में तो जैसे आग भरी हुई है। अब कौन इसे ठंडा करता फिरे। फिर खुदा आपका भला करे, खेतवाड़ी के एक होटल में रही, पर यहाँ भी वही धमाल। होटल के मैनेजर ने आके तंग आकर उसे चलता किया। क्या बताऊं मंटो साहब, न साली को खाने का होश है न पीने का। कपड़ों में जुएं पड़ी हैं। सिर 2 महीने से नहीं धोया। चरस के दो एक सिगरेट कहीं से मिल जाएं तो फूंक लेती है, या किसी होटल के बाहर खड़ी होकर फिल्मी रिकॉर्ड सुनती रहती है। मेरे लिए ये तफसील काफ़ी थी। मैं अपने रद्दे अमल से आपको आगाह नहीं कराना चाहता कि अफसाना निगार की हैसियत से ये नामुनासिब है। मैंने ढूंढू से महज सिलसिला एक गुफ्तगू कायम रखने के लिए पूछा। जब उसे इस धंधे से कोई दिलचस्पी ही नहीं, तो तुम उसे वापस क्यों नहीं भेज देते? किराया तो मुझसे ले लो। ढूंढू को मेरी बात नागवार मालूम हुई। मंटो साहब, किराए साले की क्या बात है, क्या मैं नहीं दे सकता? मैंने तो लेना चाहिए। फिर तुम उसे वापस क्यों नहीं भेजते? ढूंढू कुछ अरसे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने कान में उड़सा हुआ सिगरेट का टुकड़ा निकालकर सुगलाया और धुएं को नाक के दोनों नथुने से बाहर फेंककर सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं चाहता कि वो जाए। मैंने सोचा कि उलझे हुए धागे का एक सिरा मेरे हाथ में आ गया है। क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? ढूंढू पर शदीद रद्दे अमल हुआ। आप कैसी बात करते हैं मंटो साहब? फिर उसने अपने दोनों कान पकड़कर खींचे। कुरान की कसम, मेरे दिल में ऐसा पलीत ख्याल कभी नहीं आया। मुझे तो सब। वो रुक गया। फिर उसने कहा, मुझे बस वो कुछ अच्छी लगती है। मैंने बड़ा सही सवाल किया, क्यों? ढूंढू ने भी बड़ा सही जवाब दिया, इसलिए इसलिए कि वो दूसरों जैसी नहीं। बाकी जितनी हैं सब पैसे की पीर हैं, हरामी हैं, अव्वल दर्जे की। पर सिराज है ना, कुछ अजीबो गरीब है। निकाल के लाता हूं तो राजी हो जाती है। सौदा हो जाता है, टैक्सी या विक्टोरिया में बैठ जाती है। अब मंटो साहब, पैसेंजर साला मौज शौक के लिए आता है, माल पानी खर्च करता है, जरा दबा के देखना चाहता है या वैसे ही छूना चाहता है, बस। फिर एक धमाल मच जाती है। सिराज मारा मारी शुरू कर देती है। पैसेंजर शरीफ हो तो भाग जाता है, पियला हो या मवाली हो तो आफत। हर मौके पर मुझे पहुंचना पड़ता है। पैसे वापस करने पड़ते हैं और हाथ पैर अलग जोड़ने पड़ते हैं। कसम कुरान की, सिर्फ सिराज की खातिर। और मंटो साहब, आपकी जान की कसम, इसी साली सिराज की वजह से मेरा धंधा आधा रह गया है। मेरे जहन ने सिराज का जो अकबी मज़र तैयार किया था, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ढूंढू ने जो कुछ बताया वो मेरे जहन के तैयार किए हुए अकबी मंजर के साथ कुछ ठीक तौर पर जमता नहीं था। मैंने एक दिन सोचा कि ढूंढू को बताए बगैर सिराज से मिला जाए। सिराज बाईकल्ला स्टेशन के पास ही एक निहायत वाहियात जगह में रहती थी, जहाँ कूड़े करकट के ढेर थे। आसपास का तमाम फुजला था। कॉरपोरेशन ने यहाँ गरीबों के लिए जस्त के बेशुमार झोंपड़े बना रखे थे। मैं यहाँ उन बुलंद बाम इमारतों का जिक्र नहीं करना चाहता जो इस गिलाजत गाह से थोड़ी ही दूर इज्तिदा थी, कि उन बुलंद बाम इमारतों का इस अफसाने से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया नाम ही नशेबो फराज का है, या रफतों और पस्तियों का। ढूंढने मुझे सिराज के झोंपड़े का अता पता मालूम था। मैं वहां गया, अपने खुश वजह कपड़ों को उस माहौल से छुपाते हुए। लेकिन यहाँ मेरी जात
मुत्तलिक नहीं। बहरहाल मैं वहां गया। झोंपड़े के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। उसने मुझे देखा तो मिमी आई। अब अंदर से एक बुढ़िया निकली, जैसे पुरानी दास्तानों के करम खुर्दा अंबार से कोई कुटनी लाठी टेकती हुई निकलती है। मैं लौटने ही वाला था कि टाट के जगह जगह से फटे हुए पर्दे के पीछे मुझे दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आईं, बिल्कुल उसी तरह फटी हुई जिस तरह टाट का वो पर्दा फटा हुआ था। फिर मैंने सिराज का सफ़ेद बैजवी चेहरा देखा और मुझे उन गालिब आंखों पर बड़ा गुस्सा आया। सिराज ने मुझे देख लिया था। मालूम नहीं वो अदर क्या काम कर रही थी, लेकिन वो सब काम छोड़ छाड़ कर बाहर आ गई। उसने बुढ़िया की तरफ कोई तवज्जो न दी और मुझसे कहा, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने मुख्तरसन कहा, तुमसे मिलना था। उसने भी इख्तिसार ही के साथ कहा, तो अंदर आ जाइए। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैंने सिराज को साथ चलने के लिए कहा तो करम खुर्दा दास्तानों की करम खुर्दा कुटनी बड़े दुकानदाराना अंदाज में बोली, 10 रुपये लगेंगे। मैंने बटुआ निकालकर 10 रुपये बुढ़िया को दे दिए और सिराज से कहा, आओ सिराज। उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने एक लहजे के लिए मेरी निगाहों का रास्ता दिया कि उसके चेहरे की सड़क पर चंद कदम चल सकें। मैं एक बार फिर उसी नतीजे पर पहुंचा कि वो खूबसूरत है, सिकड़ी हुई खूबसूरती, हनूत लगी खूबसूरती, सदियों की महफूजों मामून और मदफून की हुई खूबसूरती। मैंने एक लहजे के लिए यूं महसूस किया कि मैं मिस्र में हूँ और पुराने खदीनों की खुदाई पर मामूर किया गया हूँ। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। सिराज मेरे साथ थी। हम दोनों एक होटल में थे। वो मेरे सामने अपने गलीज कपड़ों में मलबूस बैठी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके बैजवी चेहरे पर कब्ज़ाए मुखालिफाना किए हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने सिर्फ उसके चेहरे ही को नहीं, उसके सारे वजूद को ढांप रखा है कि मैं उसके किसी रोए को भी न देख सकूं। बुढ़िया ने 10 रुपये मांगे थे तो मैंने उसे दे दिए थे। इसके अलावा मैंने 40 रुपये सिराज को भी दिए। मैं चाहता था कि वो मुझसे भी उसी तरह लड़े झगड़े जिस तरह वो दूसरों के साथ लड़ती झगड़ती है। इसलिए मैंने सिराज से ऐसी कोई बात न की जिससे मोहब्बत और खुलूस की बू आए। मैं उसकी बड़ी बड़ी आंखों से खाइफ था। वो आंखें इतनी बड़ी थीं कि मेरे अलावा मेरे इर्द गिर्द की सारी दुनिया को देख सकती थीं। वो खामोश थी। वाहियात तरीके पर उसे छेड़ने के लिए ज़रूरी था कि मेरे जिस्म और जहन में गलत किस्म की हरारत पैदा हो। फिर मैंने विस्की के 4 पैक पिए और उसको आम पैसेंजर की तरह छेड़ा। उसने कोई मुजाहमत न की। मैंने दानिस्तन एक ज़बरदस्त फिजूल हरकत की। मेरा ख्याल था कि वो बारूद जो उसके अंदर भरा पड़ा है, उस बारूद को भग से उड़ाने के लिए मेरी ज़बरदस्त फिजूल हरकत की चिंगारी काफ़ी होगी। मगर हैरत है कि वो पुरसुकून रही। उसने मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों के फैलाव से समेटते हुए कहा, मुझे चरस का एक सिगरेट मंगवा दीजिए। मैंने कहा, शराब पियोगी? नहीं, मैं चरस का सिगरेट पीऊंगी। मैंने उसे चरस का सिगरेट मंगवा दिया। ठेठ चरसियों के अंदाज में सिगरेट पीकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब अपना तसल्लुत छोड़ चुकी थीं, उसी तरह जिस तरह कोई गासिब अपना तसल्लुत छोड़ता है। उसका चेहरा मुझे एक उजड़ी हुई एक बर्बाद शुदा सल्तनत नजर आया। न खतो न ताज मुल्क। उसका हर खत हर खाल वीरानी की एक लकीर थी। मगर ये वीरानी क्या थी, क्यों थी? बाज औकात ऐसा भी होता है कि आबादियां ही वीरानों का बायस होती है।
क्या वो इसी किस्म की कोई आबादी थी जो बसना शुरू हुई ही थी कि किसी हमलावर के सबब अधूरी रह गई और उसकी दीवारें जो अभी गज भर भी ऊपर न उठी थीं आहिस्ता आहिस्ता खंडहर बन गईं। मैं एक चक्कर में था, लेकिन मैं आपको इस चक्कर में नहीं डालना चाहता। मैंने क्या सोचा, क्या नतीजा बरामद किया, आपको इससे क्या मतलब? सिराज कुमारी थी या कुमारी नहीं थी, मैं इसके मुत्तलिक भी नहीं जाना चाहता था। हाँ, चरस के धुएं में लिपटी उसकी महजूनो मखमूर आंखों से मुझे एक ऐसी झलक नजर आई थी जिसको मेरा कलम भी बयां नहीं कर सकता। मैंने सिराज के साथ बातें करनी चाहीं, मगर उसे बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने चाहा कि वो मुझसे लड़े झगड़े, मगर उसने मुझे नाउम्मीद किया। आखिर मैं उसे उसके घर छोड़ आया। ढूंढू को जब मेरे इस खुफिया सिलसिले का पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। उसके दोस्ताना और ताजिराना जज्बात बुरी तरह मजरूह हो गए थे। उसने मुझे सफाई का मौका ही ना दिया और सिर्फ इतना कहा, मंटो साहब, मुझे आपसे यह उम्मीद न थी। फिर वो खंबे से हटकर एक तरफ चला गया। अजीब बात यह हुई कि दूसरे रोज शाम को वक्त मुकर्रा पर वो मुझे अपने अड्डे पर नजर न आया। मैंने सोचा शायद बीमार हो, मगर उससे अगले रोज भी वो वहां मौजूद नहीं था। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। उस खंबे के करीब से मेरा हर सुबह शाम आना जाना होता था। मैं जब वो खंबे को देखता, मुझे ढूढ़ू याद आ जाता। मैं बाईकल्ला स्टेशन के पास उस वाहियात जगह पर भी गया जहां सिराज रहती थी, ये देखने के लिए कि वो कहाँ हैं। मगर वहां अब सिर्फ वो करम खुर्दा कुटनी रहती थी। मैंने उससे सिराज के मुत्तलिक पूछा तो वो अपनी पोपली मुस्कुराहट में लाखों बरस पुरानी जिनसी करवट बदल कर बोली, वो तो चली गई और हैं बुलवाऊं। मैंने सोचा ये क्या हुआ, ढूंढूं और सिराज दोनों गायब हैं, और वो भी मेरी उस खुफिया मुलाकात के बाद। मैं उस खुफिया मुलाकात के मुत्तलिक बिल्कुल मुतरद्द नहीं था। यहाँ पर मैं अपने ख़यालात आप पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता। हाँ, मुझे ये हैरत ज़रूर थी कि वे दोनों कहाँ और क्यों गायब हो गए हैं। उनमें मोहब्बत किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। ढूंढूं तो ऐसी चीज़ों से बालातर था। फिर उसकी बीवी थी, बच्चे थे, और वो उनसे बेहद मोहब्बत करता था। तब ये सिलसिला क्यों था कि दोनों बैक वक्त गायब थे? मैंने सोचा, हो सकता है अचानक ढूढ़ू के दिमाग में ये ख्याल आ गया हो कि सिराज को अब वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। सिराज के लौट जाने के मुतलिक ढूढ़ू पहले फैसले ना कर सका था। मुमकिन है अब उसने ये फैसला कर लिया हो। इसी उधेड़-बुन में गालिबन एक महीना गुजर गया। एक शाम अचानक मुझे ढूढ़ू नजर आ गया, उसी खंबे के साथ लगकर खड़ा हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खंबे में एक मुद्दत तक करंट फैल रहने के बाद अब एकदम करंट वापस आ गया है और खंबे में जान पड़ गई है। टेलीफोन की तारों के बक्स में भी ऐसा लगा जैसे ऊपर चारों तरफ फैले हुए तारों के जाल आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। मैं ढूंढू के पास से गुजरा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर हम दोनों ईरानी के होटल में थे। मैंने उससे कुछ न पूछा। उसने अपने लिए कॉफ़ी मिली चाय और मेरे लिए सादा चाय मंगवाई। फिर उसने पहलू बदलकर ऐसी निशस्त काम कायम की जैसे वो मुझसे कोई बहुत बड़ी बात सुनाने वाला हो। मगर उसने सिर्फ इतना कहा, और सुनाओ मंटू साहब। मैंने कहा, क्या सुनाए ढूंढूं, बस गुजर रही है। वो मुस्कुराया, ठीक कहा आपने, बस गुजर रही है और गुजर जाएगी। ये साला गुजरते रहना या गुजरना भी अजीब चीज है। सच पूछिए तो इस दुनिया में हर चीज अजीब है। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम ठीक कहते हो ढूंढ।
चाय आई तो हम दोनों ने पीना शुरू की। ढूढ़ू ने पिल्च में अपनी कॉफ़ी मिली चाय उड़ेली और मुझसे कहा, मंटो साहब, सिराज ने मुझे सारी बात बता दी थी। उसने कहा था वो सेठ जो तुम्हारा दोस्त है उसका माथा फिरेला है। मैं हंसा। क्यों? उसने कहा वो मुझे होटल ले गया था, इतने रुपए दिए पर सेठों वाली कोई बात न की। मैंने कहा वो किस्सा ही कुछ और था ढूढ़ू। वो पेट भर के हंसा। मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं उस रोज तुमसे नाराज हो गया था। उसके अंदाज़े गुफ्तगू में शायद पहली बार अनजाने में बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई। पर अब वो किस्सा खलास हो गया है। कौन सा किस्सा? उस साली सिराज का किस्सा और किसका? मैंने पूछा, हुआ क्या? ढूढ़ू गुटकने लगा। जिस रोज वो आपके साथ गई थी, मुझे उसी रोज उस बुढ़िया से पता चल गया था और मैंने सोचा था कि आप ही हो सकते हैं और मैं आपसे नाराज हो गया था। जब सिराज से मिला तो कहने लगी, मेरे पास 40 रुपए हैं, चलो मुझे लाहौर ले चलो। मैं बोला, साली, ये एकदम तेरे सिर पर क्या भूत सवार हो गया है? वो बोली, नहीं चल ढूंढूं, तुझे मेरी कसम। और मंटो साहब, आप तो जानते ही हैं मैं साली की कोई बात नहीं टाल सकता था कि वो मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा चल। सो हम टिकट कटा के गाड़ी में सवार हो गए। लाहौर पहुंचकर हम एक होटल में ठहर गए। उसने मुझसे कहा, ढूंढू, मुझे एक बुर्का ला दे। मैं बुर्का ले आया। बुर्का पहनकर वो लगी सड़क सड़क और गली गली घूमने। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन मैंने अपने आप से कहा कि ये भी अच्छी रही ढूंढू। उस साली का तो मिस्तक फरेला है, साथ तेरा भेजा भी क्या फिर गया था जो इतनी दूर आ गया है उसके साथ खराब होने। मंटो साहब, एक दिन हम तांगे में बैठे हुए थे कि उसने तांगा रुकवाया और सड़क के उस पार खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करके मुझसे कहने लगी, ढूंढू, उस आदमी को मेरे पास होटल में ले आ। मैं चलती हूँ वापस होटल में। मेरी अक्ल जवाब दे गई। मैं तांगे से उतरा तो तांगा ये जा वो जा और मैं उस आदमी के पीछे पीछे। आपकी दुआ से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं आदमी आदमी को पहचानता हूँ। मैंने उस आदमी से इधर उधर की दो बातें की और ताड़ गया कि वो मौज शौक करने वाला आदमी है। सो मैं बोला, बम्बई का खास माल है। वो बोला, अभी चलो। मैं बोला, नहीं, पहले माल दिखाओ। उसने इतने सारे नोट दिखाए। मैं अपने दिल में बोला कि चल ढूंढूं, धंधा यहाँ भी चलना चाहिए। पर मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी कि उस साली सिराज ने सारे लाहौर में उसी आदमी को क्यों चुना है। मैंने खुद से कहा कि सब चलता है। मैंने तांगा लिया, उस आदमी को साथ लिया और सीधा होटल में। मैंने सिराज को खबर की तो वो बोली, अभी ठहर। मैं ठहर गया। थोड़ी देर के बाद मैं उस आदमी को, जो अच्छी शक्ल का था, अंदर ले गया। सिराज को देखते ही वो साला यूं बिदका जैसे घोड़ा बिदकता है। सिराज ने उस आदमी को पकड़ लिया। ढूंढू ने प्याली में बची कुची अपनी ठंडी कॉफ़ी मिली चाय एक ही जुर्रे में ख़त्म की और बीड़ी सुलगाने लगा। मैंने कहा, सिराज ने उस आदमी को पकड़ लिया? ढूढ़ू ने बुलंद आवाज में कहा, हाँ जी, पकड़ लिया उस साले को। और कहने लगी, अब तू जाता कहाँ है? मेरा घर छुड़ाकर तू मुझे अपने साथ किस लिए लाया था? मैं तुझसे मोहब्बत करती थी। तूने भी मुझसे यही कहा था कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। पर जब मैं अपना घर बार, अपने माँ बाप छोड़कर तेरे साथ भाग निकली और अमृतसर से हम दोनों यहाँ इसी होटल में आकर ठहरे, तो रात ही रात तू क्यों भाग गया मुझे अकेली छोड़कर? किस लिए लाया था तू मुझे यहाँ? किस लिए भगाया था तूने मुझे? मैं हर बात के लिए तैयार थी और तू मुझे छोड़कर भाग गया। आ, अब मैंने तुझे बुलाया है।
मेरी मोहब्बत वैसी की वैसी कायम है। आ। और मंटो साहब, वो उस आदमी के साथ लिपट गई। उस साले के आंसू भी टपकने लगे। वो रो रो कर माफिया मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई थी, मैं डर गया था, मैं अब तुमसे कभी अलग नहीं रहूंगा। साला कस्में खाता रहा और जाने क्या क्या बकता रहा। फिर सिराज ने मुझे इशारा किया और मैं कमरे से बाहर चला गया। मैं बाहर बरामदे में खाट पर सो रहा था कि सुबह सिराज ने मुझे जगाया और कहा, चल ढूंढू। मैं बोला, कहाँ? वो बोली, वापस बम्बई। मैं बोला, और वो साला कहाँ है? सिराज ने कहा, वो सो रहा है। मैं उस पर अपना बुर्खा डाल आई हूँ। ढूंढू ने अपने लिए दूसरी कॉफ़ी मिली चाय का ऑर्डर दिया तो सिराज ईरानी होटल में दाखिल हुई। उसका सफ़ेद बैजवी चेहरा निखरा हुआ था और उसके चेहरे पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें दो गिरे हुए सिग्नल मालूम हो रही थीं।